मुझे तो उस सीरियल के बाद अमेरिका से मुसलमानों की चिट्ठी आने लगी कि मुसलमान हो तो आप जैसा। अभी मैं क्या उनको मैं कहूँ, यार मैं तो काफिर हूँ। तो माने ना, 4 साल बोलते बोलते उसके बाद देखा कि मुझे रोल ही ऐसे मिल रहे हैं मुसलमानों के। यहाँ पे ये तो भेड़चाल है। बहुत उम्दा फ़नकार, एक बेहतरीन अदाकार हिंदी सिनेमा के मौजूद हैं हमारे साथ, परीक्षित साहनी साहब। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मौका हमें दिया, और आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं अपने इस शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं सर, यही जानना चाहते हैं कि इतना लंबा वक्त आपने तय किया है फ़िल्म इंडस्ट्री में, और बचपन से आपने फ़िल्मों में काम करना शुरू किया था। अब शुरुआत की अगर हम बात करें तो क्या ये मजबूरी रही थी फ़िल्मों में आना, क्या ये पैशन था, शौक़ था, या बस एक महज इत्तेफाक था? वैसे बचपन में तो जो फिल्में की वो मजबूरन करनी पड़ी, जी। क्योंकि वालिद साहब और हम लोग सब मुहाजिर हैं, रावलपिंडी से यहाँ आ गए, वहाँ के रहने वाले हैं। तो बड़ा बुरी हालत में आए थे हम लोग, फाका कशी का आलम था। तो वालिद साहब के पास उस ज़माने में इतना काम नहीं था। मुझे इन्होंने दिलीप साहब के की एक फ़िल्म थी, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें मेरे जूनियर का रोल करो। तो दीदार। डैडी वो पहले थी, हलचल थी। अच्छा, हलचल फिल्म। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा कर दे, उसमें थोड़ा 1500 रुपये मिल जाएंगे, बहुत है। मगर वहाँ से थोड़ा सा चस्का लग गया, क्योंकि बचपन में वो काम किया। उसके बाद एक फिल्म दीदार थी, वो भी करनी पड़ी जी। और पिताजी तो कहा करते थे, बेटे अब तो तू घर तेरी कमाई से चल रहा है। मगर वो क्या था कि उस ज़माने में जो काम किया वो मुझे पसंद आया, ये जो दुनिया थी फिल्मों की। जी। और फिर बचपन से ही पिताजी को देखता आए थे, स्टेज पे काम करते थे, थिएटर में वगैरह काम करते थे। तो ये किसी हद तक ख़ानदानी था हमारा ये मामला, सिलसिला। तो को मैंने ऐसे कुछ महसूस नहीं किया कि मैं बड़ा कुछ अजब गैर किस्म का काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा दिल नहीं लग रहा है, जिसको करना बड़ा मुश्किल महसूस कर रहा हूँ। वो शुरू से ही कुछ ऐसे रियाज हो गया, समझ लीजिए। जी। तो करते हैं। यहाँ से आपका सफ़र शुरू हो गया था फिल्मी दुनिया का एक तरह से? हाँ, बचपन में। जी। मैं तकरीबन कितने साल का था, पहली फिल्म जो की थी वो धरती के लाल थी। उसमें एक सीन था मेरा छोटा सा, तब मैं मेरे ख्याल में 8, 9 या 10 साल का था। जी। उसके बाद फिर एक हलचल आई, उसके बाद दीदार आई। दीदार बड़ी हिट हो गई। बिल्कुल। तो लोगों ने और भी कास्टिंग शुरू कर दी कि इसको चाइल्ड आर्टिस्ट इस्तेमाल करो। मगर वालिद साहब ने समझा कि बेहतर ये होगा कि अगर मैं पहले अपनी तालीम पूरी कर लूँ। जी। तो उन्होंने स्कूलों वगैरह में भेज दिया। उन्होंने कहा बेटे अब तुम रुक जाओ, तुमने अपना काम कर लिया, अब मुझे काम करें। तो बाय दैट टाइम ही हैड बिकम अ बिग स्टार। बाय द 50s इनकी फिल्म आ चुकी थी, हम लोग, फिर 2 बीघा ज़मीन, जी, फिर काबुली वाला। सो ऐसा सफ़र शुरू हुआ। जी। तो अच्छा, उर्दू की अगर हम बात करें, माशाल्लाह उर्दू बहुत अच्छी है, आपके वालिद साहब की बहुत अच्छी थी। मेरी उर्दू अच्छी नहीं, उन सबकी अच्छी थी, क्योंकि वो जहाँ से आए थे वहाँ पे ज़्यादा उर्दू का प्रचार था। जी। उर्दू ज़्यादा बोलते थे वो। अभी धर्मेंद्र जी हैं, वो तो डायलॉग भी उर्दू में पहले लिखते फिर याद करते। तो जो लोग उधर से आए थे वो हिंदी उनकी बड़ी वो थी, वो ज़्यादा उर्दू शुर्दू का वो था सिलसिला वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा अच्छी बोलते थे। क्योंकि आप बाहर पढ़ के रशिया से आए, और फिल्मों में क्योंकि उस वक्त गाने भी उर्दू में लिखे जाते थे, या शायरी होती थी, या डायलॉग कुछ ऐसे उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, तो कभी आपको मुश्किल हुई? रिजवान साहब, ये मैंने पहले भी कहा कि यहाँ भेड़ चाल है। जी। जिस रोल में आप कामयाब हो गए, फिर लोग मुसलसल उसी रोल में आपको रिपीट करते रहते हैं। हमारा एक सीरियल था गुल गुलशन गुलफाम, वो तकरीबन 3-4 साल चला और सारे हिंदुस्तान में उसका नाम रोशन हो गया। बहुत फैंटास्टिक सीरियल था वो। अब वहाँ पे मुझे उर्दू बोलने में बड़ी दिक्कत हो, वहाँ लोग मुझे तलफ़्फ़ुज़ वगैरह समझाते थे कि बेगम नहीं बेगम कहो वगैरह वगैरह। मगर वो 4 साल मश्क जो हुई हमारी, वो वेद राही साहब ने लिखी थी। वो सीरियल के डायलॉग लिख रहे थे अपना प्राण किशोर कौल, द ग्रेट उर्दू स्कॉलर।
तो वो 4 साल बोलते बोलते उसके बाद देखा कि मुझे रोल ही ऐसे मिल रहे हैं मुसलमानों के। यहाँ पे ये तो भेड़ चाल है कि यार ये तो मुझे तो उस सीरियल के बाद अमेरिका से मुसलमानों की चिट्ठी आने लगी कि मुसलमान हो तो आप जैसा। अभी मैं क्या उनको मैं कहूँ, यार मैं तो काफिर हूँ तो माने ना जी। आप तो नमाज बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है, तो दिखते भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अरे यार मैंने कहा मैं बिल्कुल काफिर हूँ, आई एम अ हिंदू। मगर वो क्या है कि वो फिल्म लाइन में जिस रोल में आपको कास्टिंग कर दी तो वो उस पर कास्टिंग करते रहते हैं। बाद में मुझे जो भी रोल मिले इस किस्म के ही मिले, उसकी वजह से उर्दू में फिर रवानगी आ गई। और फिर हमारी फिल्मों में शुद्ध हिंदी बहुत कम बोली जाती है, बिल्कुल। ज़्यादातर हिंदुस्तानी का दौर है कि आधी उर्दू आधी हिंदी ऐसा चलता है। एक दौर वो था जब बहुत अच्छी साफ़ सुथरी फिल्में, बहुत अच्छी कहानी होती थी। आज ट्रेंड भी बदल चुका है और व्यूवरशिप पैटर्न भी बदल चुका है, नज़रिया भी बदला है, टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि आज फिल्में कुछ हद तक अच्छी बन रही हैं? नहीं, ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। आजकल देखो बहुत बढ़िया फिल्में बन रही हैं जनाब। अब देखो राजू हिरानी साहब, उनकी 3 फिल्मों में काम किया मैंने, एक लगे रहो मुन्ना भाई, फिर एक 3 इडियट्स, फिर पीके। बहुत उम्दा फिल्में हैं हुजूर, बल्कि उस ज़माने में 3 इडियट्स टाइप की फिल्म कोई बनाता ही ना। फिर हाल ही में मैंने कुछ 2-4 साल हुए मैंने देखी थी ये भाग मिल्खा भाग जी। बड़ा फैंटास्टिक फिल्म, क्या रोल किया उस शख्स ने। फरहान को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। फिर ऐसे ये कहना कि अब पिक्चरें ख़राब बन रही हैं और उस ज़माने में अच्छी बन रही थी, अब भी ट्रैश बन रहा है, तब भी ट्रैश बन रहा था। एक सीन था आपका मुन्ना भाई MBBS में, जो आप जिमी शेरगिल साहब जो कैरेक्टर अदा कर रहे थे एक ड्राइवर का। हाँ, मैं फ़ोन पे हूँ जी। हाँ। आप फ़ोन पे हैं। ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप तो इतने लंबे अरसे से एक्टिंग करते आए हैं, आपको भी नेचुरल एक्टर कहा जाता है, क्योंकि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव हैं, वो सब बिल्कुल नेचुरल होते हैं आज भी। तो वो कितना मुश्किल इस तरह के सीन्स होते हैं जब आपको सिर्फ फ़ोन पे ये दिखाना है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, या आपको एक फ़ादर का रोल प्ले कर रहे हैं जो बहुत गरीब है, या अपने बेटे से परेशान है। कितना मुश्किल इस तरह के सीन ज़्यादा टफ होते हैं? देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है उस एक सीन के लिए। मुझे इन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, विदु विनोद चोपड़ा ने जी, और राजू हिरानी ने। मैंने कहा यार अब ये हालत हो गई कि स्क्रीन टेस्ट देना पड़ रहा है। एक ज़माने में सोचा भी नहीं था कि स्क्रीन टेस्ट होते हैं मेरे। जी। तो ये सीन दे दिया मुझे, 3 पेज का लंबा सीन था यार, वो भी टेलीफोन टॉक। तो बात थी इसको याद करने की, तो मैंने याद कर लिया। मगर अगेन वो वालिद साहब का जो एक वो है फार्मूला, किससे बात कर रहा हूँ, किन हालात में बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, ये लड़का कौन है, मेरी क्या हालत है, पहले क्या हुआ है। वो एक बार स्क्रीन टेस्ट भी मैंने ऐसे ही दिया। मैंने कहा अभी एक दे के मैं चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा मैं, दिस इज़ वेरी इंसल्ट टू मी यार। वो बोलना, देखिए एक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो 80% तो राइटर के हाथ में है। जिस तरह के डायलॉग लिखे जाते हैं वो राइटर का कमाल है। अब वो जो लिखा गया था जैसे सीन, राजू हिरानी इज़ अ मास्टर, वो जैसे मैं बोलता गया तो मेरी हालत ख़राब हो गई यार। देयर इज़ ओनली 1 शॉट, देयर इज़ नो रीटेक। मैंने कहा किस तरह से ख़त्म करना है, घर जाना। मैं रोना शुरू हो गया यार। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड यू नो डायलॉग ऐसे थे। और शॉट ख़त्म हुआ, मैं गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा घर। मैंने कहा गो बैक नाउ। मैं कोलीवाड़ा पहुंचा था तो फ़ोन आया मुझे विदु विनोद का, वापस आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आई केम बैक। ये सब तूने ग्लिसरीन यूज़ की थी? मैंने कहा नहीं सर, आई डेंट यूज़ एनी ग्लिसरीन, तो मेरी डायलॉग वर टू गुड यार। ही सेड बस यू डू दिस रोल। ऐसे लोग के आजकल तो यही है, अभी हमारी किस्मत के इस टाइप के रोल करने पड़ेंगे। एक ही सीन है यार मेरा फिल्म में, मगर अब देखो इट इज़ नॉट द क्वांटिटी, इट इज़ नॉट द स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ द सीन, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीन। बिल्कुल। तो वो फिर सेट पे किया वही, तो मैंने कहा अब तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, अब तो अभी वही मूड लाना पड़ेगा। मगर अगेन आई स्टार्टेड क्राइंग यार। वो तो सब मुनस्सर है, सब डिपेंड करता है ऑन द डायलॉग्स।
एक सीन था एंड जिसके बार बार लोग कहते यार हम रो पड़े। अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ वो लेडीज़ कहती यार वो तेरा सीन देख के हम बहुत रोए, पूरा परिवार रोया। दैट वाज द सीन इन 3 इडियट्स, जब वो बेटा कहता है मुझे कि सर मैं ये नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे ये कर, बट मैं कैमरा में फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मुझे अब इंजीनियर मत बनाइए। तो मैं देखता रहता हूँ उसकी तरफ, फिर जाके निकलता हूँ वहाँ से तो कहता है अब्बू मुझे प्लीज़ अब छोड़िए मत, जाइए मत। मैं जाके वो पकड़ता हूँ वो लैपटॉप, उसे बंद करता हूँ, कहता हूँ कि इसके एवज तुम्हारे लिए कैमरा ले देंगे, अपना सपना पूरा करो। बिलीव मी, मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना उम्दा सीन होगा। मैंने जैसे हिरानी राजू साहब ने कुछ बोला भी नहीं मुझे उस सीन में, मैंने इसको कर दिया जैसे करना था। आई डिडंट डू एनीथिंग, बट द वे थिंग इज रिटन इज व्हाट काउंट्स। द डायलॉग जो होते हैं वो इतने पावरफुल थे कि आमिर अभी भी जब मिलता है कहता है यार वो सीन देख के मैं अभी रोता हूँ। वो कुछ ऐसे लिखता है, जादू लिखने में है, और अगर गलत सीन लिखा हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू ऐड समथिंग टू इट या रिमूव समथिंग फ्रॉम इट। तो वो कमाल तो उस सीन का तो वही था कि वो लिखा ऐसा उम्दा गया था, सिचुएशन ऐसी बना दी थी राइटर ने कि उसमें कोई भी रो पड़े यार। मैंने कोई ग्लिसरीन विसरीन इस्तेमाल नहीं की, धीरे 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 आंसू टपक पड़े मेरे यार, बिकॉज आई इमेजिन कि हाँ अगर मेरे बेटे की ये हालत है तो मुझे क्या महसूस करूँगा मैं जी। दैट इज़ द थिंग, इट इज़ नॉट द राइटर के जो डायलॉग्स हैं वो आर्टिस्ट को इंस्पायर करते हैं। कभी कभी बड़े गंदे डायलॉग्स मिलते हैं तो जो बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं जैसे वालिद साहब, वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके खुद लिख दिया करते थे कि इसको यार चेंज कर दो, उनकी बात मानते थे। बिल्कुल। डायरेक्टर कोई भी हो वो कहते थे अच्छा इसको आप बदल दीजिए। चेतन साहब तो अपनी हकीकत फिल्म में डैडी को कहते थे कि आप डायलॉग लिखो ना, ये डायलॉग इस सीन के आप खुद लिख दो, लिखते थे। परीक्षित साहनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। तो हम दुआ भी करते हैं परीक्षित साहनी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनकी सेहत को बरकरार रखे, ऐसे ही वो काम करते रहें और हमें उनको अलग अलग मुख्तलिफ़ किरदार में देखने का मौका मिलता रहे, चाहे वो टीवी सीरियल्स के ज़रिए हो या फिर उनकी आने वाली फ़िल्मों के ज़रिए हो, और ऐसे ही आपके काम को लोग सराहते रहें, हमारी ये दुआ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार, आदाब।